Hello students, let's continue what we studied yesterday in chapter. Towards a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. For instance, a Burj home in present-day Kashmir. People built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the earth huts, which suggests that depending on the weather, poor people could cook food either indoors or outdoors. तो इसमें क्या बता रहे हैं हिस्टोरियंस को कुछ ऐसे जगह मिला है वहाँ पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले थे, जैसे कि बुर्ज हो मतलब वर्तमान ये कहाँ में कश्मीर में है। उधर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उनके लिए उन्होंने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, इसलिए ये लोग ऐसे करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने का जगह मिली है नहीं, इसलिए उनको ऐसे लगता है मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे ये लोग। Draw a pit house. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. बहुत अलग अलग टूल्स मिली है जिनके यूज़ पत्थरों को काटने के लिए, ओखली जैसा अनाज को पीसने के लिए काम आते थे, और कुछ टूल्स हड्डियों से भी बनी हुई है। ये सब है देखा जाए तो पालियोलिथिक पीरियड से बहुत भिन्नता है। ये नियोलिथिक पीरियड का माना जाता है। अभी भी ये सब टूल्स अभी भी इस तरह से टूल अभी भी यूज़ किया जा रहा है। इस पीरियड में बहुत सारा बर्तन भी मिली है मिट्टी से बना हुआ। कभी कभी इनकी अलंकरण भी किया जाता है, मतलब बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दाल जैसे अनाज भी अभी उसमें पकाने लगे। ये सब चीज़ें अपना महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गए थे। A closer look living and dying in Mehrgarh. Find Mehrgarh on map 2, page number 13. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. Mehrgarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते थे। बोलन के पास का एक अच्छा लैंड एरिया था ये, जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ और अनाज और भेड़ बकरियों का पालन करने लगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को हड्डियाँ मिली है।
इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों तो हड्डियाँ भी मिली है इधर से। और मेहरगढ़ में इसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस भी यहाँ अपने को उनका भी अवशेष मिला है। ये प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ ऐसा कि मतलब स्टोरेज के काम आते थे, मतलब जो धान वान सब है ना, अनाज को रखने के लिए। मृत्यु के बाद क्या करते थे, उनके बाद जो उधर समुदाय के जो मेन जो लोग हैं वो उनको सम्मान के साथ क्रियाक्रम भी करते थे। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। इससे लगता है मृतक के खाने के लिए रखा गया, मतलब ऐसा कुछ ज़माने में ऐसे मरने के बाद भी इंसान दूसरे दुनिया में उधर वो लोग नया जीवन का शुरुआत कर ले, इसलिए ये लोग खाने पीने के चीज़ भी उनके साथ रखा करता होगा। केव पेंटिंग इन फ्रांस है ना, ये फ्रांस में गुफाओं की गई चित्रकार उस ज़माने में जैसे पेंटिंग भी किया करते थे। ये पिक्चरों में अपने को यही दिखाई दे रहे।